स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिज़िकल एजुकेशन के सिलेबस के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं थ्योरी की। फिज़िकल एजुकेशन में हम सभी इस बात से परिचित हैं कि जो थ्योरी होती है वो कुल 70 मार्क्स की होती है और प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का। और प्रैक्टिकल की अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकल में आपको फ़ाइल बनानी होती है, वाइवा और कुछ फिज़िकल एक्सरसाइज करवाते हैं टीचर्स, जिनके बेसिक पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल की बात भी हम करेंगे आगे, पर अभी बात करते हैं थ्योरी की, जो कि 70 मार्क्स की आनी है और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है यार। तो बात करते हैं हम फर्स्ट यूनिट की। वैसे इस बार देखा जाए तो कुल 10 चैप्टर हैं और 10 यूनिट्स भी हैं, यानी कि हर एक चैप्टर की अपनी एक यूनिट है। तो फर्स्ट यूनिट की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट यूनिट जो है वो है हमारी खेल आयोजनों का प्रबंधन और खेल आयोजनों का प्रबंधन मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। तो जिसमें हम पहला पढ़ेंगे, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है खेल आयोजनों के प्रबंधन और कार्य। इसमें हम योजना, आयोजन, स्टाफिंग और निर्देशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बात करेंगे विभिन्न समितियों के बारे में कि स्पोर्टिंग इवेंट्स जो ऑर्गेनाइज होते हैं उनको कौन कौन सी समितियां करती हैं। जैसे समितियों को इंग्लिश में कमेटी बोलते हैं और कमेटी आपको पता ही होगा कि हर एक कमेटी का अपना एक कार्य होता है और उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसके बारे में जानेंगे। फिर बात करेंगे हम फिक्सचर की, कि फिक्सचर होता क्या है, उसको कैसे तैयार करते हैं, जिसमें हमें 2 फिक्सचर लगाए गए हैं, नॉकआउट और लीग। नॉकआउट को हम बाय और सीडिंग पद्धति से बनाएंगे और लीग को हम स्टेयरकेस और साइकिलिक पद्धति से बनाएंगे। बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक की, तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है विभिन्न समितियाँ और उनके कार्य और फिक्सचर तैयार करने की प्रक्रिया। ये इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, अच्छे से तैयार करना है आपको। ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 जो है वो आपकी खेल से संबंधित है, जिसमें आपको खेल आयोजन के जो प्रबंधन होते हैं उनके कार्यों के बारे में बताना है, समितियों के बारे में पढ़ना है और फिक्सचर तैयार करना सीखना है। इसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। यूनिट नंबर 2 है खेल में बच्चे तथा महिलाएं। खेल में जो बच्चे हैं और महिलाओं की क्या भागीदारी है, किस प्रकार से वो अपनी भागीदारी दे रहे हैं और उनकी भागीदारी से होने वाले क्या क्या लाभ हैं। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा सामान्य आसन विकृतियाँ, यानी कि आसन से संबंधित कुछ विकृतियाँ हैं, जैसे घुटने के बल चलना, दोनों पैर सपाट होना, गोल कंधे होना, लॉर्डिसिस, क्योफोसिस और स्कोलियोसिस। ये कुछ डिसऑर्डर्स हैं इसके आसन से संबंधित। फिर इनके हम सुधारात्मक उपायों के बारे में भी जानेंगे कि कैसे हम इसमें सुधार कर सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे खेल में महिलाओं की भागीदारी, शारीरिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से और सामाजिक रूप से, कि महिलाओं की खेलों में भागीदारी जो है वो किस रूप प्रकार से है। उसके बाद जानेंगे कि उनकी जो भागीदारी है उनसे होने वाले जो लाभ हैं उसके बारे में। फिर हम बात करेंगे विशेष विचार के बारे में, जैसे इसमें हम बात करेंगे मेनार्चे और मासिक धर्म में गड़बड़ी। इसके बाद बात करेंगे महिला एथलीट ट्रायड के बारे में, जिसमें हम ऑस्टियोपोरोसिस, एमेनोरेना और खानों के जो विकार होते हैं उनसे संबंधित जो चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक में हम ज़्यादा तो विशेषकर महिलाओं के बारे में पढ़ेंगे कि उनका स्पोर्ट्स में क्या क्या योगदान है, स्पोर्ट्स के संदर्भ में उनके विशेष विचार क्या हैं और महिला एथलीट ट्रायड क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है खेल में महिलाओं की भागीदारी, कि शारीरिक महिलाओं की खेल में किस प्रकार से भागीदारी है और उस भागीदारी के क्या क्या लाभ है, इसके बारे में। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का और ये यूनिट बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आप लोग पहले से पढ़ के आ चुके हैं थोड़ा सा, और नहीं पढ़ के आए हैं तो हमें पता ही है हमें थोड़ा सा कि किस प्रकार से जो महिलाएं हैं वो अपनी खेलों में भागीदारी दे रही हैं, क्या कैसा उनका पार्टिसिपेशन है स्पोर्ट्स में, इसके बारे में। तो ये यूनिट सिंपल है, थोड़ी आसान है, बट लास्ट वाली जो है वो थोड़ा सा टिपिकल है, और मतलब टिपिकल और थोड़ा क्रिटिकल दोनों है यार, क्योंकि थोड़े शब्द ऐसे हैं जो आपको समझ में कम आएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे उन्हें समझने की। इसी के साथ यूनिट नंबर 2 जो है वो हमारी कंप्लीट होती है और मैंने आपको उसके टॉपिक्स बताए हैं, जो टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं और जो टॉपिक्स जो हैं वो
जो अटैच किए गए हैं। बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 इज़ योग। योग जो है वो हमारी जीवन शैली और रोग के लिए कैसे निवारक के रूप में है। ठीक है, आपने देखा ही होगा यार, जीवन शैली की बात करें तो मोटापा एक रोग भी और हमारे जीवन शैली का एक पार्ट भी है, क्योंकि हम जो मोटापा है वो आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक है। हालांकि इतना मुश्किल तो नहीं होता, लेकिन कभी कभार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वही है, तो इसको हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, इसके लिए कुछ आसन हैं। त्रिकोणासन, वज्रासन, हस्तासन और अर्धमत्स्यांद्रासन। तो ये कुछ आसन हैं जिनको हम करना सीखेंगे, उनसे होने वाले लाभ और उनको करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इनके बारे में जानेंगे। तो पूरा प्रोसेस ही मतलब एक तरीके से हम आसन के बारे में ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में। कौन 2-3 डिजीज़ हैं, उनसे संबंधित कौन कौन से आसन हैं, ठीक है, उनको करना जानेंगे, उनका प्रोसेस, उनसे होने वाले बेनिफिट्स और सावधानियों के बारे में बात करेंगे। फिर डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ जो है वो एक कॉमन बीमारी बन चुकी है आज के समय में, और इसको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, किन किन आसनों के माध्यम से। फर्स्ट इज भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन, पवन मुक्तासन और अर्ध मत्स्येंद्रासन। ये कुछ आसन हैं जिनको करने से हम अपना डायबिटीज़ लेवल जो है उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, इनका जानेंगे कि इनका क्या प्रोसेस है, इनके बेनिफिट्स और इनको जब करते हैं तो कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। फिर बात करेंगे अस्थमा को करने के लिए, यानी कि अस्थमा को कम करने के लिए या नियंत्रित करने के लिए सुखासन, चक्रासन, गौमुखासन, पर्वतासन, भुजंगासन, ये बेहद लाभदायक है और इनकी क्या प्रक्रिया है, इनसे होने वाले लाभ और सावधानियों के बारे में जानेंगे। फिर बात करेंगे हाइपरटेंशन की, जिसे हम हिंदी में उच्च रक्तचाप कहते हैं। इसको कम करने या इसको नियंत्रित करने के लिए जो यूज़फुल में आसन हैं, ताड़ासन, वज्रासन, पवन मुक्तासन और अर्धचक्रासन। ये आसन जो है वो हम हाइपरटेंशन को नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं। क्योंकि यार आजकल देखा जाए तो हर जगह ही हम कुछ भी होता है हम डायरेक्टली डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे कुछ समय तक अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं और बहुत सारी मेडिसिन वगैरह खाते हैं। तो योग के माध्यम से भी हम अपने जो बीमारियां हैं उनको नियंत्रित कर सकते हैं। तो योग तो वैसे भी कितना यूज़फुल होता है, आज से नहीं, योग प्राचीन काल से चलता आ रहा है। पहले ऋषि मुनि होते थे, वो योग के माध्यम से कितने ज़्यादा स्वस्थ रहते थे। तो क्यों ना हम योग के माध्यम से अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी ठीक करें, है ना। और योग जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा, यार मैं क्या बताऊँ, कभी बार मैं, क्योंकि कुछ ऐसे आसन हैं जो मैं खुद ट्राई करती हूँ एंड इट्स रियली टू गुड। तो आप लोग सभी ट्राई करें, बेशक कोई डिजीज़ हो या ना हो, आप अपनी फ़िटनेस के लिए आपको ज़रूर योग करना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है योग करना। इसके साथ हमारे जो 3rd यूनिट है यार, 3rd यूनिट में से वैसे डायबिटीज़ का और हाइपरटेंशन मेन होता है कि इसमें से पूछ लेते हैं, मोटापा इतना नहीं पूछते हैं। डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के लिए जो निर्धारित जो आसन हैं उनकी प्रक्रिया, उनके लाभ और उनकी सावधानियों का उल्लेख करें। इस फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसी के साथ यूनिट नंबर 3 हमारी कंप्लीट होती है। बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर जो 4 है वो दिव्यांगों के बारे में है कि दिव्यांगों के लिए शारीरिक शिक्षा और खेल। ठीक है, दिव्यांगों के लिए क्या क्या शारीरिक शिक्षा है और खेल। तो सबसे पहले बात करेंगे विकलांगता खेलों को बढ़ावा देने वाले संगठन। कुछ ऐसे संगठन हैं जो विकलांगता खेलों को बढ़ावा देते हैं, और कुछ संगठन कौन से, ओलंपिक जो कि एक वैश्विक लेवल पे है, उसके बाद पैरा ओलंपिक और डेफलिम्पिक, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो विकलांगता खेलों को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों के लाभ, कि क्या क्या लाभ होते हैं शारीरिक गतिविधियों के। उसके बाद शारीरिक गतिविधियों
करने की जो रणनीतियाँ होती हैं, क्योंकि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं वो खुद से करने में असमर्थ होते हैं, और कैसे मतलब कुछ ऐसी गतिविधियाँ हैं जिनको वो कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनके माध्यम से वो शारीरिक गतिविधियाँ कर सकते हैं, वे करने में समर्थ होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो इस यूनिट में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है फर्स्ट, विकलांगता खेलों को बढ़ावा देने वाले संगठन, और सेकंड से भी लास्ट के क्वेश्चन पेपर्स देखे थे मैंने, तो होता है कभी कभार आपसे इस बारे में भी क्वेश्चन जो है पूछ ले जाते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों के क्या क्या लाभ हैं। ठीक है, तो ये दो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार करना। बाकी यूनिट भी बहुत इजी सिंपल है, इसमें ओलंपिक के बारे में पढ़ेंगे, पैरा ओलंपिक के बारे में, और जो डेफी ओलंपिक है उसके बारे में। ठीक है, तो इसी के साथ यूनिट नंबर 4 भी हमारी जल्द ही कंप्लीट होती है। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 5 की। यूनिट नंबर 5 इज़ स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, खेल और पोषण। इसमें हम बात करने वाले हैं संतुलित आहार और पोषण की जो अवधारणा है उसके बारे में, फिर माइक्रो और मैक्रो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, पोषक तत्व और गैर पोषक तत्व इनके बारे में पढ़ेंगे, इनमें क्या डिफरेंस होता है, इनके अंतर्गत कौन कौन से पोषक तत्व आते हैं इसके बारे में। उसके बाद वजन नियंत्रण के लिए भोजन, जिसमें हम पढ़ेंगे एक स्वस्थ वजन, कि एक स्वस्थ वजन क्या होता है, और नुकसान परहेज, ठीक है, और खाद्य असहिष्णुता और खाद्य मिथक। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका ये, एक सेकेंड, पोषक तत्व और गैर पोषक तत्व वाला, और खाद्य असहिष्णुता और खाद्य मिथक, इन दोनों में से क्वेश्चन आता है। खाद्य असहिष्णुता और खाद्य मिथक जो है वो मेरे टाइम में क्वेश्चन आया था, लॉन्ग क्वेश्चन, तो आप इनको अच्छे से तैयार करना। और बहुत सिंपल है, खाद्य मिथक आपने देखा होगा ना, काफ़ी बार आपने सुना भी होगा, कहते हैं कि अगर आप फ़िश खाते हैं तो उसके बाद आपको दूध नहीं पीना चाहिए। तो इस प्रकार के कुछ मिथक हैं जो खाद्य से संबंधित हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो यूनिट नंबर 5 में इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बता दिया है, आप अंडरलाइन करते चलिए इसको कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हैं, उनके ऊपर लिख दीजिए इम्पॉर्टेंट, ताकि जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें आप, जब एग्ज़ाम आपके नज़दीक हो, तब आपको पता रहे कि हमें किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है और किन टॉपिक्स को एकदम लाइटली पढ़ना है ना। बात करते हैं यूनिट नंबर 6 की। यूनिट नंबर 6 जो है वो आपकी प्रैक्टिकल की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकल में जितने भी आपके जो फिटनेस टेस्ट हैं वो पूछे जाने वाले हैं, वो यूनिट नंबर 6 से पूछे जाएंगे। और इसमें कुछ टेस्ट अटैच किए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट है SAI खेलो इंडिया संबंधित जो फिटनेस टेस्ट है उससे संबंधित कुछ टेस्ट हैं। जैसे पहला जो है वो फर्स्ट एज ग्रुप के लिए है, 5 to 8 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, जो अगर बात करें क्लास की तो 1 से लेकर 3rd तक जो क्लासेस में होते हैं उनके लिए फर्स्ट है BMI, फ्लैमिंगो बैलेंस टेस्ट, प्लेट टैपिंग टेस्ट। ये कुछ टेस्ट हैं जिनको जो 1st to 3rd ईयर में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हैं, छोटे बच्चों के लिए। बात करते हैं एज 2 की, एज जो ग्रुप 2 है उसके बारे में, जो कि 9 से लेकर 18 ईयर्स तक का है, जिसमें 4 साल से 12 साल तक के क्लासेस और बच्चे शामिल हैं, इन बच्चों के लिए जो टेस्ट है वो है BMI, 50 मीटर स्पीड टेस्ट, 60 मीटर रन वॉक, सिट एंड रीच फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट, स्ट्रेंथ टेस्ट जिसके अंतर्गत आता है एब्डोमिनल पार्शियल कर्ल, पुशअप फॉर बॉयज़, मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर गर्ल्स। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटिंग बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR एक टेस्ट है, उसके बारे में आप जानेंगे। ये तो हो गए हैं आपके जो 20, 30, 40 साल तक के बच्चे होते हैं उनके लिए कुछ टेस्ट हैं। ठीक है, जो SAI खेलो इंडिया फिटनेस के द्वारा चलाए गए हैं। बात करते हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए भी कुछ टेस्ट हैं, जैसे कि रिकली और जोन्स के द्वारा सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। इसमें आपका फर्स्ट है स्टेयर्स 10 टेस्ट फॉर लोअर बॉडी स्ट्रेंथ, यानी कि लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपको चेयर्स 10 टेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए है आर्म कर्ल टेस्ट,
लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, एंड अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है बैक स्ट्रेच टेस्ट। उसके बाद एग्लिटी के लिए है 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। उसके बाद एंडोरेंस के लिए है आपका 6 मिनट वॉक टेस्ट फॉर एरोबिक एंडोरेंस। ठीक है, तो ये कुछ सीनियर सिटीजन्स फिटनेस टेस्ट हैं जो स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और एंड्योरेंस के लिए यूज़फुल हैं, जिनको इन टेस्ट को करके आप अपनी स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और एंड्योरेंस को बढ़ा सकते हैं। और ये अलग अलग अपर बॉडी के लिए अलग है और लोअर बॉडी के लिए अलग अलग है। ये जो टॉप मैंने आपको बताया था कि यूनिट नंबर 6 प्रैक्टिकल के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल में से किसी भी प्रैक्टिकल में जब आपका वाइवा होगा, फिजिकल एक्सरसाइज होंगी, तो आपको कोई भी एक दे दिया जाएगा कि चेयर स्टैंड टेस्ट करके दिखाइए, आर्म कर्ल टेस्ट करके दिखाइए, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट करके दिखाइए, तो आपको करके दिखाना पड़ेगा। तो आप साथ ही साथ मैं कोशिश करूँगी कि इनसे संबंधित अगर मुझे कोई वीडियो मिलती है, मैं वीडियो भी आपको दिखा के समझा सकूँ। ठीक है, और ये प्रैक्टिकल के लिए तो है इम्पॉर्टेंट, तो इसको आपको प्रैक्टिकल की दृष्टि से आपको अच्छे से करना पड़ेगा। और ये प्रैक्टिकल ही है पूरा का पूरा, मतलब प्रैक्टिकली आप इसको देखोगे तो और जल्दी समझ में आएगा आपको ये सारी चीज़ें। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये प्रैक्टिकल के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आपको थ्योरी में इसमें से कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बात करते हैं यूनिट नंबर 7 की, खेल में शरीर क्रिया विज्ञान और चोटें। इसमें हम पढ़ेंगे शरीर पुष्टि के घटकों को निर्धारित करने वाले कारक, उसके बाद कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर व्यायाम का प्रभाव, मांसपेशी तंत्र पर व्यायाम का क्या प्रभाव पड़ता है, और खेल में जो चोटें होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, कोमल चोटें और अस्थि से संबंधित चोटें। कोमल चोटों में आता है आपका छिलना रगड़ना, और अस्थि से संबंधित जो चोटें होती हैं उनका आता है मोच, खिंचाव, हड्डी टूटना, फ्रैक्चर आना, ये सारी चीज़ें। इनके क्या कारण होते हैं, किस कारण से ये सारी जो चोटें होती हैं वो उत्पन्न होती हैं, और इनके क्या क्या बचाव है और बचाव के क्या क्या उपाय हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो यूनिट नंबर 7 में हम इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक की बात करते हैं, तो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर व्यायाम का प्रभाव। ये कुछ लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया है, तो इससे संबंधित जो मटेरियल है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी, और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी कोमल उत्तकों की चोटें आपको 2 मार्क्स में पूछ लिया जा सकता है कि कोमल उत्तकों की चोटों से आपका क्या तात्पर्य है। ठीक है, इस प्रकार से तो यूनिट नंबर 7 भी हमारी कंप्लीट होती है, जो है खेल में शरीर क्रिया विज्ञान और चोटें। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 8 की। यूनिट नंबर जो 8 है वो है जैव यांत्रिकी और खेल, यानी कि बायो मैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले न्यूटन का गति का नियम और खेल में इसका अनुप्रयोग। न्यूटन के गति का नियम के बारे में जानेंगे, जो कि हम इससे पहले भी परिचित होंगे, क्योंकि हम 9th और 10th में साइंस में हम पढ़ के आ चुके हैं सब। उसके बाद खेल में इसका क्या अनुप्रयोग है, किस प्रकार से खेल में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद संतुलन, संतुलन मतलब गतिशील और स्थिर और गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, और इसमें इसका खेल में क्या अनुप्रयोग है। संतुलन के बारे में जानेंगे, यानी कि बैलेंस का क्या खेल में अनुप्रयोग है, और गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। ठीक है, फिर बात करेंगे खेल में प्रक्षेप्य के प्रकार, इसमें हम फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन और एडक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसमें जो आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है न्यूटन की गति वाला, और खेल में प्रक्षेप्य के प्रकार। यह आपको अलग से पूछ लिया जाता है कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन क्या है, एबडक्शन और एडक्शन क्या है। तो इस प्रकार से आपको केवल 2 मार्क्स में ये पूछ लेंगे, बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो न्यूटन की गति का नियम और खेल में इसका अनुप्रयोग। ठीक है, बात करते हैं यूनिट नंबर 9 की, मनोवैज्ञानिक और खेल, साइकोलॉजी जिसे हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं, और खेल। तो इसमें हम फर्स्ट हमारा टॉपिक है व्यक्तित्व की परिभाषा और उसके प्रकार। व्यक्तित्व की परिभाषा और उसके प्रकार के बारे में जानेंगे, और उनकी विशेषताओं के बारे में। ठीक है, फिर हमारा सेकंड टॉपिक है खेल में मनोवैज्ञानिक गुण, कि खेल में किस प्रकार से मनोवैज्ञानिक गुण जो होते हैं वो दिखाई देते हैं, जैसे आत्मसम्मान, मानसिक कल्पना, आत्मवार्ता, लक्ष्य निर्धारण, ये सारे क्या हैं, ये कुछ मनोवैज्ञानिक गुण हैं। ठीक है, फिर हम जानेंगे खेलों में आक्रामकता,
जिसे हम अग्रेशन भी कहते हैं। तो खेलों में किस प्रकार से हम अग्रेशन को देख सकते हैं? अग्रेशन यानी कि जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो प्रतिभागी होते हैं, वो खेलों में कभी-कभी इतनी ज़्यादा आक्रामकता दिखाते हैं कि जिस दूसरे जो प्रतिभागी होते हैं, उनको कई बार उनको चोट लग सकती है। तो हम पढ़ेंगे इसमें कि जो खेल में अग्रेशन होता है वो उसका क्या अर्थ होता है, क्या अवधारणा है, उसके क्या-क्या प्रकार हैं, इनके बारे में। और यूनिट नंबर 9 में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका खेलों में आक्रामकता वाला है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो लास्ट ईयर की क्वेश्चन पेपर्स में मैंने देखा था, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2 से 3 बार। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और इसी के साथ यूनिट नंबर 9 हमारी कंप्लीट होती है। इसका इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बता दिया है। बात करते हैं यूनिट नंबर 10 की। यूनिट नंबर 10 इज़ खेल में प्रशिक्षण, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। इसमें हमें पढ़ना है खेल में प्रतिभा पहचान और उसको कैसे हम विकास कर सकते हैं। मतलब खेल के प्रति जो हमारी प्रतिभा होती है उसको पहचानना और उसका विकास करना। इसके बाद खेल प्रशिक्षण चक्र का परिचय, इसमें सूक्ष्म, मेसो और मैक्रो के बारे में जानेंगे। फिर पढ़ेंगे शक्ति, सहनशील और गति, इनके क्या प्रकार होते हैं और इनको विकसित करने की क्या क्या विधियाँ होती हैं, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है लास्ट वाला प्रकार, शक्ति, सहन शक्ति और गति के कितने प्रकार होते हैं और इनको विकसित करने की क्या क्या विधियां हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो इसी के साथ जो हमारी 70 मार्क्स की जो थ्योरी है वो कंप्लीट होती है, जिसमें कुल 10 चैप्टर्स अटैच है और 10 यूनिट्स भी। तो एक यूनिट का एक चैप्टर अपना है और ये बेहद ही आसान है क्योंकि आप सभी 11th क्लास में बहुत सारे टॉपिक्स कवर करके आए हैं। कुछ ही टॉपिक्स ऐसे हैं जो नए हैं, लग रहे होंगे आपको, तो जब उनको पढ़ेंगे तो वो भी आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल जो है वो कुल 30 मार्क्स का आने वाला है एग्ज़ाम में। और सॉरी प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का होता है फिज़िकल एजुकेशन में। तो इसमें फ़र्स्ट है फिज़िकल फिटनेस टेस्ट। आपसे मैंने बताया था कि चैप्टर नंबर 6 था वो आपका परीक्षा की प्रैक्टिकल की दृष्टि से इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इसमें आपके प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे इसमें बोला गया है फिज़िकल फिटनेस टेस्ट, कोई भी आपको फिज़िकल फिटनेस टेस्ट दे देंगे और आपको वो एक्सप्लेन भी करना पड़ सकता है और आपको वो फिज़िकली करके दिखाना भी पड़ सकता है। इसके बाद प्रोफिशिएंसी इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इसके बारे में आपको बताना है। फिर यौगिक प्रैक्टिसेस के बारे में जो कि 7 मार्क्स की है। फिर रिकॉर्ड फाइल के आपके कुल 5 मार्क्स हैं। वाइवा के भी आपके 5 मार्क्स हैं। और यौगिक प्रैक्टिसेस की बात करें तो 7 मार्क्स की है। और जो मैंने आपको बताया था फिज़िकल फिटनेस टेस्ट जो है वो कुल 6 मार्क्स के है। और वाइवा आपका 5 मार्क्स का है, जिसमें हेल्थ, गेम्स और स्पोर्ट्स से संबंधित आपके क्वेश्चंस जो है वो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो कुल मिला के 30 हो जाता है। और इसमें ये पैटर्न है आपके इस बार जो प्रैक्टिकल्स होने हैं उसका। तो इस बार आपके फ़ाइल के 5 मार्क्स हैं केवल, वाइवा के 5 मार्क्स हैं, यौगिक प्रैक्टिसेस फ़ाइल के आपको 5 मार्क्स पूरे मिल सकते हैं। वाइवा के भी ऑलमोस्ट 5 में से 4 तो आप सब ले ही लेंगे। फिज़िकल फिटनेस टेस्ट जो है उसको आपको बस थोड़ा इम्प्रूव करना है अच्छे से, उसको आपको पढ़ के जाना है ताकि एग्जामिनर अगर आपसे पूछे तो आप उसको अच्छे से रिस्पॉन्स कर सकें। इसी के साथ हमारा फ़िज़िकल एजुकेशन का सिलेबस और जो प्रैक्टिकल है वो कंप्लीट होता है। अब हम बात, थैंक्स फॉर वॉचिंग।